गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो गया था। अभी आपका पॉलिटी स्टार्ट होने वाला है, जो आपका 31 ईयर का यूपीएससी का पीवाईक्यू है वहाँ से। ठीक है, तो हम लोग जो मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य सब्जेक्ट है, उसको हम लोग पहले कर लेते हैं। बाद में हम लोग फिर से सबको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो पहला जो टॉपिक है आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो क्या रही। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थाई सभापति कौन थे? तो अस्थाई तो अध्यक्ष आप लोगों को सबको पता है कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 को अपनी प्रथम बैठक बुलाई गई थी संविधान सभा के द्वारा। तो फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं ना, तो उसमें ही सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो सभा का अंतरिम अध्यक्ष उनको चुना गया, और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को सभा का अध्यक्ष चुना गया। तो ए बी सी सही नहीं है, आपका डी सही है, सच्चिदानंद सिन्हा। सी राजागोपालाचारी के बारे में आइए थोड़ा बहुत रिवीजन करते हैं हम लोग। ये जो है स्वतंत्रता पश्चात भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये भारतीय गवर्नर जनरल प्रथम और अंतिम थे सी राजगोपालाचारी, जो 1948 से 1950 तक रहे और गांधी जी के करीबी सहयोगी थे। शासन परिवर्तन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संविधान सभा के नेतृत्व में ये शामिल तो नहीं थे, उन्होंने इसके अंतिम अध्यक्ष रूप में काम नहीं किया। अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कानूनी और सामाजिक ढांचे को आकार दिए। ठीक है, मौलिक अधिकार, अभिशासन, सामाजिक न्याय में उनके योगदान रहे हैं। भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है अंबेडकर जी को, और वो संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष भी नहीं थे। टीटी कृष्णामाचारी ये प्रारूप समिति के सदस्य रह चुके हैं। भारत का वित्त मंत्री रह चुके हैं टीटी कृष्णामाचारी, और उन्होंने आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उन्हें औद्योगिकीकरण और वित्तीय सुधारों में उनके योगदान के लिए जाना जाता था। हालांकि वे किसी भी तरह से संविधान सभा के अध्यक्ष पद से जुड़े हुए नहीं थे। तो बाकी तीन तो नहीं थे, आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सेकंड नंबर प्रश्न आइए देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनको भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? 2023 का प्रश्न है ये। और 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा भारत का गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया था 1833 में, और इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जिसमें संपूर्ण ब्रिटिश शासित भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नागरिक और सैन्य अधिकार प्राप्त हुए। तो पूरा जो ब्रिटिश शासित भारत का क्षेत्र था वहाँ पे नागरिक और सैन्य अधिकार उसको मिले। और इसके साथ ही जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके अलावा इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों के विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया। बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर का विधायी शक्ति था सब खत्म। ये 3 प्रेसिडेंसी में था ना, तो तीनों खत्म हो गया। अब बंगाल का जो था वही भारत का बन गया। ठीक है, तो बाकी बम्बई और मद्रास इस समय ख़त्म हो गया था। इसके अलावा कानून को रेगुलेशन के बजाय अब अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया। पहले हम लोग चार्टर एक्ट कहते थे। इसके अतिरिक्त इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक वाणिज्यिक इकाई के रूप में भूमिका को समाप्त कर दिया और इसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है कि वाणिज्यिक इकाई के रूप में नहीं, ये प्रशासनिक निकाय के रूप में चेंज हो गई। ठीक है, अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न में आज चलिए आते हैं। इसके पहले भी जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि जितना भी जो अधिनियम वगैरह था आप लोग को डिटेल में करा चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपका पार्ट था उसमें। ठीक है, भारत सरकार का जो अधिनियम 1919 है वो प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और हस्ताक्षरित यानी कि ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। 2022 का प्रश्न है। तो आपसे पूछा गया है कि आरक्षित विषय कौन थे। आरक्षित विषय जो है 1, 3, 4 यानी कि न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। ठीक है, ये आरक्षित विषय थे।
और स्थानीय स्वशासन जो थे वो हस्तांतरित थे। तो जो 1919 में आपको द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी प्रांतीय शासन में, इसको दो श्रेणी में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। कानून व्यवस्था, भूमि, राजस्व, न्याय, प्रशासन, वित्त और पुलिस। ठीक है। कानून, भूमि, राजस्व, न्याय, प्रशासन, वित्त और पुलिस जो है वो आरक्षित विषयों को गवर्नर अपनी नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद के द्वारा नियंत्रित करता था। जो भी आरक्षित विषय होते थे, जो रिजर्व होते थे ना, वो गवर्नर नौकरशाही की कार्यकारी परिषद के द्वारा नियंत्रित करता था। फिर उसके बाद शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन है। ऐसे जो हस्तांतरित विषय हैं, इसका मैनेजमेंट जो है कैसे करते थे, तो विधान परिषद के द्वारा चुने गए मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। तो आरक्षित गवर्नर अपने नौकरशाही यानी अफसरों की जो कार्यकारी परिषद थी, उसके द्वारा, कार्यकारी परिषद के द्वारा इसको हैंडल करते थे। और जो आपका हस्तांतरित विषय था वो विधान परिषद में जो चुने गए मंत्री हैं उनके द्वारा ये नियंत्रित किया जाता था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? शासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। हालांकि वास्तविक शक्ति अभी भी अंग्रेजों के पास थी और यह अधिनियम वर्ष 1921 में लागू हुआ। 1919 का अधिनियम 1921 में लागू हुआ था। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं जो बॉक्स में दिया है इसको पढ़िए। भारतीय विधानमंडल दो सदनों से निर्मित था। ठीक है। राज्य परिषद उच्च सदन और विधानसभा निचला सदन जो अभी भी है हमारा। ठीक है। इसमें उस भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि हुई थी। 1919 का जो अधिनियम है, सरकार में भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने वीटो शक्ति बरकरार रखी थी। सरकार ने भारतीयों की संख्या में वृद्धि तो हुई, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने वीटो शक्ति इसमें बरकरार रखी। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार यहाँ पे हुआ। पहले 1909 में क्या था, 1919 में क्या हुआ और 1935 में क्या हुआ। अब इस तीनों और जो अधिनियम है उसमें पृथक निर्वाचन का क्षेत्र कहाँ तक गया, ये आपसे प्रश्न पूछता है। आप उसमें प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, उसको बार बार देखना। इसमें आपका था कि जो अधिक समुदाय जैसे सिख हैं, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय हैं, उनको भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए, जिससे सांप्रदायिक विभाजन और गहरा गया। ठीक है। सांप्रदायिक विभाजन गहरा गया। सीमित मताधिकार, भारतीयों के केवल एक छोटे से वर्ग, धनी संपत्ति के मालिक को वोट देने की अनुमति थी। आरक्षित विषय फिर वही आप सेम चीज़ ये आपका दिया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न में आते हैं। यहाँ पे भी देखो आपका अधिनियम ही पूछा है। कितना इम्पोर्टेंट है अधिनियम, जो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में पूछता है। हाँ, इसका आंसर राइटिंग थोड़ा सा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है और ये आपका पॉलिटिकल होता है। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन जो है वो किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित था। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 1935, राइट। या भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण हुआ है 1935 का अधिनियम के तहत हुआ है। इसमें 3 सूची प्रणाली, संघीय, प्रांतीय और संवर्धित सूची की शुरुआत की गई थी, जिसे बाद में 7वीं अनुसूची में 1935 का अधिनियम से हम लोगों ने इसको 7वीं अनुसूची जो अनुच्छेद 246 है उसके तहत हमने इसमें ऐड करा। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और कुछ संशोधनों के साथ हम लोगों ने भारतीय संविधान में इसको अपनाया है। संविधान सभा से हम लोग काफ़ी कुछ लिए हैं। संविधान जो 1935 का अधिनियम है वहाँ से भी हम लोग काफ़ी कुछ लिए हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। संविधान के विशिष्ट पहलुओं पर विचार किए, कई समितियां बनाई। और उसके इसमें कौन कौन थे? इनमें से एक थे कि संघीय संविधान समिति, जिसका मुख्य कार्य संघीय ढांचे और संघ और राज्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करना था। नेहरू को संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान को अंतिम स्वरूप प्रदान करने के लिए थे। ठीक है। G.V. कृपलानी, अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी सदस्य थे। एक बार आप लोग फिर से रिकॉल कीजिए, क्या कीजिए, अभी मैं आपको पॉज कर रही हूँ। आप लोग लूसेंट का जो बुक है आपका ब्लू वाला, आप उसको ओपन कीजिए और जल्दी से आप चेक कीजिए संविधान सभा के सदस्य।
ठीक है। जो आपका संघ शक्ति समिति था और संघीय संविधान समिति था, ये दोनों का जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं। प्रांतीय संविधान समिति जो थी वो सरदार पटेल थे, प्रांतीय का पटेल थे। प्रारूप समिति आप सबको पता है अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक और जनजातियों के लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई थी, उसके भी सरदार पटेल थे। ठीक है। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातियों के लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई थी, उसके सरदार पटेल थे और सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के भी थे। मौलिक अधिकार और ये सब के लिए ना उप समितियाँ भी 5 बनी थी, जो ठीक है। वो आप लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसमें आप एक बार ज़रूर से देख लेना, इसमें 5 उप समितियाँ बनी थी। उसके अलावा प्रक्रिया नियम समिति था, जो राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए जो समिति बना था, जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो राजेंद्र प्रसाद किस में थे? प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, अंतरिम सरकार की और जो है कि संविधान सभा की। ठीक है। चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न में आते हैं। भारतीय संविधान के पद और मद जिसे देश से अपनाया गया, कौन कौन से जो है कि मदों को हम लोग दूसरे देशों से अपनाए हैं। तो डीपीएसपी आपका कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये बात कनाडा से लिया गया है। ठीक है। तो आपका जो 4 नंबर का है यूनाइटेड किंगडम, ये किसी में मैच नहीं करता है, बाकी आपका डी आंसर है। डीपीएसपी आयरलैंड, मूल अधिकार यूएसए, संघ राज्य संबंधों में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया और भारत राज्यों का एक संघ है और जिसमें संघ के पास अधिक शक्तियां विद्यमान है, ये कनाडा से लिया गया है। तो आज ना हम लोग एक ही चैप्टर करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग एक ही चैप्टर करते हैं, उसके बाद आपका साइंस का जो घटना चक्र है ना उसको भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कल हम लोग 2-3 चैप्टर और ख़त्म कर देंगे पॉलिटी का बैठ के। जल्दी जल्दी आपका लक्ष्मीकांत भी इसी के साथ रिवीजन हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।